नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड निवेश में लोगों का जो भरोसा है वो महीना दर महीना बढ़ता ही जा रहा है। खास तौर पर इक्विटी म्यूचुअल फंड लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ एसआईपी के आंकड़े भी सामने आए हैं। ये जो सारा डेटा है वो एम्फी ने मार्च महीने का सामने निकाला है, जिससे मालूम चलता है कि बाजार के उथल पुथल के बावजूद लोग निवेश को काफी ज्यादा तत्पर हैं। आज करेंगे इसी पर चर्चा कि क्यों म्यूचुअल फंड में निवेश करना आपके लिए लंबे टाइम के लिए वेल्थ क्रिएशन की चाबी है। साथ ही साथ इक्विटी म्यूचुअल फंड में तो अच्छा पैसा आया है, डेट फंड से इस बार इतना पैसा क्यों निकला? क्या इसकी एक बड़ी वजह डेट म्यूचुअल फंड में बदला हुआ टैक्सेशन नियम है? इस पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी और ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के चीफ बिजनेस ऑफिसर अजय कुमार गुप्ता हमारे साथ है। पंकज जी और अजय जी, आप दोनों का बेहद स्वागत करते हैं हम आज के इस खास कार्यक्रम में। पर आज हम जिस डेटा की चर्चा कर रहे हैं एम्फी का, क्या है इस डेटा के मायने? मार्च में जो हम ये इक्विटी में अच्छा निवेश देख पा रहे हैं पर डेट से पैसा निकलता हुआ देख रहे हैं, इस पर जरा एक चर्चा करते हैं। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान इस वक्त शो में शामिल हो चुके हैं, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं एनएस वेंकटेश जी, चीफ एग्जीक्यूटिव एम्फी के। वेंकटेश सर, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु में, हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे लिए समय निकालने के लिए। सर, एम्फी ने जो मार्च महीने का डेटा सामने निकाला है उससे ये साफ हो जाता है कि जो बाजार की उथल पुथल रही थी उससे परे और उससे ऊपर उठकर निवेशकों ने एक बार फिर से इक्विटी फंड में, इक्विटी निवेश पर काफी अच्छा भरोसा जताया है और ये एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें निवेश में भी देखने को मिला है। लगभग 20,000 करोड़ से ऊपर का निवेश जो इक्विटी में आया है, इस ट्रेंड को आप किस तरह देखते हैं? इक्विटी का ट्रेंड पॉजिटिव ही होने वाला है। हमारा अंदाजा से मार्केट्स विल डू वेल, so naturally equity will do well. So equity investors will start investing into the equity mutual funds, and I'm quite sure that the equity mutual funds will do well in this coming financial year. तो बेसिकली आगे आने वाले टाइम में ये ट्रेंड पॉजिटिव रहने का आप पूरा अनुमान लगा रहे हैं सर। अभी मैं समझना चाहती हूं कि बाजार के लिए कौन से फैक्टर्स आपको अहम लग रहे हैं, क्योंकि खास तौर पर जो हमने एक सरप्राइज रेट पॉज आरबीआई की तरफ से देखा है, जिसका शायद अंदाजा लग रहा था लेकिन इतना जल्दी नहीं लग, तो ये रहा था कि एक और रेट हाइक होगा उसके बाद पॉज की स्थिति में हम आएंगे, लेकिन आरबीआई ने एक बार फिर से सबको सरप्राइज किया। इसका सर आपकी नजर में निवेश पर कैसा, निवेश के सेंटिमेंट पर खासतौर पर कैसा असर आप देखते हैं? RBI pausing the rate is a good indication that they are now more or less done with the rate hikes, and essentially if you look at it, the economy is expected to do well. Growth rate of somewhere around 6.5% GDP growth numbers are expected in this financial year. So if you are looking at it from that angle, the corporate earnings are expected to go up. If the corporate earnings are expected to go up, the equity market valuations will actually increase. So the equity markets will become a very, very interesting place to be in. म्यूचुअल फंड का डेटा आया है, उसमें लोगों ने पैसे बहुत निकाले हैं, आउटफ्लो हमने बहुत ज़्यादा देखा है। इनफैक्ट पिछले महीने से बहुत ज़्यादा 200% से ऊपर का आउटफ्लो हमें दिखा है, खासतौर पर डेट म्यूचुअल फंड से। क्या इसका एक बहुत बड़ा असर हम माने डेट म्यूचुअल फंड का जो टैक्सेशन जिसका बदलाव हुआ है उसका वो एक बड़ा कारण है? और ख़ास तौर पर अब आने वाले निवेश में डेट म्यूचुअल फंड के इस टैक्सेशन का निवेशकों पर, उनके निवेश पर और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर कैसा लग रहा है आपको? The budgetary changes relating to the taxation of debt mutual funds was not expected by the industry, but it has come.
but we still believe that the debt mutual funds will grow for the simple reason the interest rates are peaked, so people would like to get the benefit of the higher yield by investing into the debt mutual fund, which will have a diversified portfolio of debt securities within them, rather than investing only in a fixed deposit where they are linked to the bank's performance. Further, they also get the benefit of the non-levy of any premature penalty withdrawal, which is there in an FD, whereas in a debt mutual fund there is no concept of premature penalty withdrawal. So I think that debt mutual funds will continue to attract funds. ओके सर बहुत धन्यवाद आपका, आपने जी बिजनेस के लिए खास वक्त निकाला। तो आपने एम्फी के चीफ एग्जीक्यूटिव NS वेंकटेश जी को सुना और उन्होंने बताया कि एम्फी के डेटा के मायने क्या है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में लोगों का भरोसा तो बढ़ा ही है। डेट म्यूचुअल फंड में वो उम्मीद करते हैं कि आगे जो निवेशक हैं और निवेश करेंगे और अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली डाइवर्सिफिकेशन के लिए डेट का एलोकेशन ज़रूर करेंगे। अब आइए हमारे जो दो खास मेहमान हैं पंकज जी और अजय जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। ज़रा थोड़ा इन आंकड़ों को और अच्छे से डीपली समझना ज़रूरी है और आगे आने वाले टाइम में इस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है ये पूरा ट्रेंड, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अजय जी आपसे समझना चाहते हैं, जैसा मैंने वेंकटेश जी से भी पूछा कि एक हमने साल की शुरुआत से ही काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी है बाजार में, उसके बावजूद इक्विटी में लोगों ने म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा बहुत ज़्यादा डाला है। ये ट्रेंड क्या दर्शाता है कि लोगों को लगता है कि अगर डायरेक्ट बाजार में पैसा ना डालो पर म्यूचुअल फंड के जरिए बाजार की गिरावट में ही पैसा कमाना एक अच्छा मौका है? जैसे आपने सही बोला है कि ये साल इक्विटी का परफॉर्मेंस काफी वोलेटाइल रहा है। आप अगर देखोगे तो पिछले एक साल का रिटर्न क्लोज टू जीरो है। उसके बावजूद भी अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में लोग एसआईपी के थ्रू पैसा डाल रहे हैं, मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी खबर है। कस्टमर्स काफी मैच्योर हो गए, काफी डिसिप्लिन हो गए और उनको पता है कि अगर इक्विटी से वेल्थ बनाना है तो म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम्स में पैसा डालना चाहिए, लंबे समय के लिए रखना चाहिए और इनमें ये एक तरीका है जिसमें आगे जाके कस्टमर्स को काफी रिटर्न मिलेगा। इनफैक्ट पंकज जी, जो एसआईपी के आंकड़े हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छे आए हैं। इनफैक्ट रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े हमने देखे हैं, 14,000 करोड़ के पार एसआईपी के आंकड़े पहुंच गए। मतलब चाहे बाजार का कैसा भी मूड और माहौल ही क्यों ना हो, एसआईपी हर माहौल में हिट है। मैंने कहा कि देखिए एसआईपी का तो पर्पस ही ये है कि लॉन्ग टर्म में रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिल सके। तो जब भी मार्केट में उतार चढ़ाव की संभावना होती है और आप निवेश करते रहते हैं तो लॉन्ग टर्म में इसका आपको बेनिफिट मिलता है। इक्विटी मार्केट है तो डेफिनेटली यहाँ पर कभी कभी ऐसी संभावनाएं रहेंगी कि कुछ समय के लिए रिटर्न्स नहीं मिले हैं, जैसे हमने लास्ट 1 ईयर में देखा। लेकिन अगर आप ऐसे माहौल में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको यूनिट ज्यादा मिलेंगी। मार्केट नीचे है, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो उसका फायदा मिलेगा। तो शायद इन्वेस्टर्स इस बात को समझ रहे हैं कि जो इक्विटी है वो एसआईपी के जरिए निवेश करने से क्या उसका फायदा मिलता है। और यही एक कारण रहा है कि एसआईपी में जो पहले होता था कि इन्वेस्टर्स अक्सर एसआईपी स्टॉप कर दिया करते थे, उसके बजाय अब एसआईपी में पैसा ज्यादा आ रहा है। और ओवरऑल हम देखें तो मार्च में पैसा आने के कई कारण ये भी हैं कि मार्केट अगर निचले स्तरों में थे, इन्वेस्टर्स ने उसमें इंटरेस्ट लिया। साथ ही ईएलएसएस का टाइम था, मार्च में टैक्स सेविंग के हिसाब से इन्वेस्ट किया गया। और साथ ही डिविडेंड यील्ड फंड्स वहां पर प्रमोशन हुआ, स्पेशली कुछ फंड हाउसेस द्वारा, उसका भी बेनिफिट मिला। तो देखा गया कि ओवरऑल अगर हम लमसम की बात करें या एसआईपी की बात करें तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड में दिखाई दे रहा है और शायद ये आगे भी चलता रहेगा। अजय जी, ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि अगर हम इक्विटी में निवेश के ब्रेकअप को देखें तो लार्ज कैप, डिविडेंड यील्ड, ईएलएसएस, ये ऐसी 3 कैटेगरीज रही हैं विद इन इक्विटी जिनमें काफी अच्छा निवेश आया है।
ELSS इसमें से एक हम इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स फाइनेंशियल ईयर का एंड है, लोग टैक्स बचत के लिए भी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में काफी ज्यादा पैसे डालते हैं। इसके अलावा लार्ज कैप में किस तरह से समझे, क्योंकि बाजार की वॉलेटिलिटी में लार्ज कैप थोड़ा कम अस्थिर रहता है, ये एक वजह रह सकती है कि ऐसी कुछ कैटेगरीज में अच्छा पैसा आया है विद इन इक्विटी। अगर आप देखोगे मार्च महीने में करीब 20,000 करोड़ का इक्विटी में फ्लो आया है। मेजर फ्लो है SIP के थ्रू, पर उसके अलावा क्योंकि मार्च महीने में काफी लोग अपना टैक्स प्लानिंग कंप्लीट करते हैं, तो ELSS में पैसा आया है। कुछ फंड हाउस ने डिविडेंड यील्ड फंड लॉन्च किया था, तो उसके NFO में पैसा आया है। तो कुल मिला के करीब 20,000 का जो फ्लो आया है वो इन 3 कैटेगरियों में ज्यादा आया है। और मेरे हिसाब से क्योंकि मार्केट नीचे है, कस्टमर्स आजकल स्मार्ट हो गए, तो फ्लो काफी बढ़ रहा है आगे। बिल्कुल। पंकज जी, जरा आपसे समझना चाहेंगे, अब ये रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में इक्विटी में पैसे डालने का सही तरीका क्या हो सकता है? कौन सी कैटेगरीज है जहां पर अभी निवेशकों को ज्यादा अच्छा फोकस करना चाहिए? बेसिकली वेल्थ क्रिएट करने के लिए इक्विटी इस साल कैसे हिट हो सकती है? बिल्कुल स्वाति, देखिए जो समय है अभी भी मतलब खराब समय तय नहीं है, तो ऐसी उम्मीद करना कि यहाँ से मार्केट बिल्कुल ऊपर जाएगा, वो मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। मार्केट में उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहेगी। तो ऐसे में इंस्टॉलमेंट में या स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। इन्वेस्टर्स को SIP के जरिए और STP के जरिए ही निवेश करना चाहिए। अभी यहाँ से आप थोड़ा और करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन आता है तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो यानी कि आप SIP STP तो करते रहिए, और साथ ही यदि मार्केट में थोड़ी अधिक गिरावट आती है तो वहां पर आप और टॉपअप करने की कोशिश करें। और जहां तक सवाल है मार्केट कैप का या सेक्टर्स का, तो मैं कहूंगा कि यदि आप बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपको डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आपका होराइजन 10 साल या उससे ज्यादा है तो ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप मिड कैप के साथ साथ स्मॉल कैप में भी करें। लेकिन यदि आपका नजरिया 5 साल 10 साल का है तो स्मॉल कैप के बजाय यदि आप लार्ज कैप मिड कैप और साथ ही फ्लेक्सी कैप के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो बेहतर रहेगा। और यदि नजरिया आप और छोटा है, आप 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, 3 साल 5 साल, तो ऐसे में बैलेंस एडवांटेज फंड के जरिए आपको निवेश करना चाहिए। तो सभी तरह के फंड्स सभी सिचुएशन में सुटेबल नहीं होते हैं। आप अपने गोल्स के हिसाब से, आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से डिसाइड करना होगा। लेकिन ये तय है कि आप यदि स्टैगर्ड मैनर में इक्विटी में इस वक्त इस साल में इन्वेस्ट करते रहते हैं तो लंबे समय में उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। तो आइए अब हमारे साथ खास मेहमान है, उनसे हम बातचीत करें। पंकज मटपाल है और अजय कुमार गुप्ता जी हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड से। डेट में इस बार काफी ज्यादा पैसे निकले हैं, क्या वजह हो सकती है? डेट से लोगों का भरोसा थोड़ा कम हुआ है। अजय जी, क्या हम इसको एक टेम्पररी फेज माने, जो एक डेट टैक्सेशन में बदलाव किया गया LTCG का बेनिफिट हटाकर, ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है डेट फंड से परहेज का? इसको मैं आपको डिटेल में जरा बताता हूं कि अगर आप इसका ब्रेकअप करें तो करीब 65,000 करोड़ कैश कैटेगरी से रिडम्पशन हुआ था, मतलब आउटफ्लो हुआ था। करीब 40,000 करोड़ लेस देन 1 ईयर ड्यूरेशन की कैटेगरी, जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मनी मार्केट लो ड्यूरेशन होती है, उनमें से पैसा निकला था। टिपिकली आप देखोगे कि हर मार्च को या फाइनेंशियल ईयर एंड को शॉर्ट टर्म कैटेगरीज में टिपिकली पैसा निकलता है। ये जो पैसा निकला है, मेरे हिसाब से इसमें से काफी सारा पैसा वापस लॉन्ग टर्म कैटेगरी में गया है। जो आप टैक्सेशन की बात कर रहे थे, जो 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से इंडेक्सेशन बेनिफिट गवर्नमेंट ने जो निकाल दिया है, जो पैसा शॉर्ट टर्म कैटेगरी से निकला था उसमें से करीब 40,000 करोड़ वापस लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड हो गया, आपका BPSC हो गया, गिल्ड फंड हो गया, डायनेमिक बॉन्ड फंड हो गया, इसमें लगा हुआ है। और करीब 25,000 करोड़ टारगेट मैच्योरिटी फंड, जो इस साल काफी पॉपुलर था, उसमें लगा है। तो आप अगर टोटल करें तो करीब 40,000 करोड़ का ही पैसा डेट म्यूचुअल फंड से निकला है। मेरे हिसाब से ये कोई अलार्मिंग सिग्नल नहीं है, क्योंकि ये
हर मार्च में टिपिकली 30-40 हजार का आउटफ्लो म्यूचुअल फंड के डेट फंड से होता ही है। पंकज जी, ये जो डेट टैक्सेशन में बदलाव हुआ है उसका जो निवेशक है उनके पोर्टफोलियो पर कैसा असर आप देखते हैं? और अब क्योंकि डेफिनेटली अब लॉन्ग जो एलटीसीजी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ऐसे में अब डेट में निवेशकों को स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए? मीडियम टर्म का नजरिया या लॉन्ग टर्म का नजरिया डेट में कैसा रहे? बिल्कुल। स्वाति, जैसा अजय जी ने भी बताया, और काफी हद तक ये कहा जा रहा है कि मार्च में शायद इस बात का असर पड़ा कि इन्वेस्टर्स को डर था या उनको मालूम था कि अब ये इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन सही बात ये है कि उल्टा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर्स ने मार्च में डेट फंड्स में इन्वेस्ट किया है। उसका कारण यही है कि 1 अप्रैल के बाद इंडेक्सेशन का बेनिफिट विड्रॉ हुआ, जबकि 31 मार्च तक जिन इन्वेस्टर्स ने डेट में इन्वेस्ट किया उन्हें वो बेनिफिट मिलता रहेगा। और हमने देखा कि लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे वो बैंकिंग एंड पीएसयू बॉन्ड फंड हो या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड हो या डायनेमिक बॉन्ड फंड्स हो, उन सभी में पॉजिटिव रिटर्न्स, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट दिखाई दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं उन पर वैसे भी, क्योंकि यदि हम बात करें मनी मार्केट फंड्स की, लिक्विड फंड्स की या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स की, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स बहुत छोटे समय के लिए निवेश करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो पहले भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं था, अब भी नहीं है। लॉन्ग टर्म में था जो चला गया। तो अब जो इन्वेस्टर्स पैसों को शॉर्ट टर्म में पार्क करना चाहते हैं, उन्हें तो इससे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पर तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं है। यदि आप गिल्ड फंड में या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, दो बात मैं कहूंगा यहाँ पर। एक तो ये, चाहे भले हम कहें कि ये आप फिक्स डिपॉजिट के साथ पैरिटी हो गई है, और चाहे हम एफडी की बात करें या हम डेट फंड्स की बात करें, तो अब पोस्ट टैक्स रिटर्न्स, मतलब कि जो इंडेक्सेशन बेनिफिट था वो नहीं था, तो अब उतना अंतर नहीं रहेगा दोनों में जो पहले दिखाई देता था। क्योंकि अगर हम पोस्ट टैक्स रिटर्न की बात करें तो पहले डेट फंड्स में रिटर्न्स बेहतर हो जाते थे क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। अब वो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेट फंड्स एकदम बेकार हो गए हैं। उनकी अपनी खासियत है, तो उस हिसाब से डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म मैंने कहा कि वहां पर तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, वहां तो किया ही जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हाइब्रिड फंड्स, क्योंकि अब आपके पास ये चॉइस भी है कि आपको डेट में इन्वेस्ट करना है लेकिन आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी चाहिए, तो आप हाइब्रिड फंड्स जहां पर इक्विटी एलोकेशन 35% से अधिक है, ऐसे फंड में निवेश कर सकते हैं। तो चाहे तो वो बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड हो, उस तरह के फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर इक्विटी एलोकेशन मिनिमम 40 to 60% होता है, वहां कर सकते हैं। या ऐसे हाइब्रिड फंड जहां पर, यानी बैलेंस एडवांटेज फंड हो, ऐसे फंड में इन्वेस्ट कीजिए जहां पर इक्विटी एलोकेशन 35% से ऊपर हो, तो आपको वहां पर डेट में एलोकेशन मिल जाएगा और साथ ही इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। और जहां पर 65% से ज्यादा इक्विटी होगी, वहां पर इक्विटी टैक्सेशन मिलेगा। तो ये भी स्ट्रेटेजी आपके लिए काम कर सकती है। बिल्कुल। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेटा जो इस बार की रिपोर्ट से निकलकर सामने आया है अजय जी, वो ये है कि जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। इनफैक्ट दिसंबर 2021 के मुकाबले दिसंबर 2022 में तक के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि लगभग 75.5 लाख महिला निवेशक जुड़ी हैं बाजार से। मतलब हम पूरे कोविड टाइम पर ही देखें तो ये ट्रेंड बढ़ता हुआ ही नजर आया। मतलब ये एक जो 2-3 साल का पीरियड था, शायद एक काफी अच्छा अवेकनिंग कॉल था वुमेन इन्वेस्टर्स के लिए भी बाजार में एंट्री का। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि आजकल की महिलाएं इन्वेस्टमेंट्स में अपना ध्यान दे रही है, फाइनेंस अपने हाथ में ले रही है। आपने जो नंबर दिया, मेरे हिसाब से करीब 30 लाख महिलाएं ने पिछले 2 या 3 साल में म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट ऐड किया हुआ है। मेरे हिसाब से ये शुरुआत है। अब आज की तारीख में महिलाओं को अपना इन्वेस्टमेंट खुद देखना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के अलावा आजकल की महिलाएं आर विलिंग टू, मतलब रिस्क लेना चाह रही है, नए तरीके से इन्वेस्ट करना चाह रही है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट
करना चाह रही है, मेरे हिसाब से उनके लिए म्यूचुअल फंड बहुत ही सही प्लेटफॉर्म है, व्हीकल है। हमको सबको पता है कि म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स क्या है, बट मेरे ख्याल से अगर महिलाओं को रियली लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है तो उनको कंटिन्यूसली, सिस्टमेटिकली, रेगुलरली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता रहना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप देखोगे आज की तारीख में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने ये कॉल लिया है कि जो जेंडर बायस है उसको कम किया जाए, महिलाओं को कंपनीज में अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो वो भी एक रीज़न है जिसके कारण काफ़ी महिलाएं जॉब्स कर रही है, इनकम अर्न कर रही है और उसके कारण महिलाएं काफी इन्वेस्ट भी कर रही है। तो वर्क फोर्स पे पार्टिसिपेशन भी एक बहुत बड़ा कारण अजय जी जैसे आप बता रहे हैं। और बहुत ही छोटा आंसर पंकज जी आपकी तरफ से, महिलाओं के लिए इन्वेस्टमेंट जो एवेन्यूज है कहाँ पर खुलते हैं, इक्विटी में या डेट में, कौन सी मेजर कैटेगरीज है जहां पर आप उनको इन्वेस्ट करने के लिए सलाह देंगे? अगेन महिलाएं हो या पुरुष हो, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेरी सलाह तो ये होगी कि आप इक्विटी में पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, क्योंकि इक्विटी में लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन की संभावना है। और यदि शॉर्ट टर्म के इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स आपकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद करेंगे अजय जी और पंकज जी, आप दोनों का ही हमारे साथ आज मनी गुरु में शामिल होने के लिए। तो इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का हो गया है। देखते रहिए जी बिजनेस।